से सुनो, क्या मैं बोलता हूँ बच्चों सुनना। कल तक जो बात हुई थी, कल अपन ने बात करी थी ऑर्बिटल स्पीड की, और याद है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड कितना आया था, याद है टाइम पीरियड r इज इक्वल टू 2π/√gm, जहां m क्या था बच्चों बोलो, जहां m क्या था, किसका मास था, उसकी सैटेलाइट का, अर्थ का, जिस या प्लेनेट बोल दो, जिस प्लेनेट के अराउंड सैटेलाइट रोटेट करता है उसका मास था। ओके चलो आ जाओ, रिवॉल्व करता। हाँ अब सुनना बच्चों, वो बात बाद में करूंगा, पहले बताओ ऑर्बिटल स्पीड का कौन सा फार्मूला करेक्ट है। तो क्या मैं बोलूं ऑर्बिटल स्पीड का gm/√gm/r, नीचे याद है स्मॉल r आता है, नॉट कैपिटल R। सर कैपिटल R भी तो आया था, वो तब आया था जब अर्थ के बहुत करीब सैटेलाइट हो, क्योंकि अर्थ के बहुत करीब 10, 20, 50 किलोमीटर पे घूमता है, 100 किलोमीटर तक। तो मैं बोल दूं रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर सेंटर से डिस्टेंस हो जाती है, तब ये रखता है, और इसी से ये बनता है। तो कई बच्चे टिक करते थे बहुत एनसी, 99% बच्चा बहुत एनसी टिक करता है इन दोनों को, क्योंकि उसके रूट जीआर भी रटा हुआ होता है। बच्चों ये रूट जीआर तभी है जब इससे बना था, वो याद है आर का मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, आर का गुणा भाग किया था। तो मधु कक्षी में रूट जीआर तब बना था जब आपने यहाँ पे आर का मल्टीप्लाई डिवाइड करके gm/r² को स्मॉल जी लिखा था। बोलो तो मधु ये तो सर अर्थ के करीब वालों के लिए लगता था आंसर डी है। मैं बोलूं ये बारूद का ढेर है, बोलो कल मैंने लिखाया भी था, ये बारूद का ढेर है। मैं बोलूं ये अर्थ के करीब वाले सैटेलाइट के लिए, ये सिर्फ अर्थ के करीब वाले सैटेलाइट के लिए लगता है, अर्थ के करीब वाले सैटेलाइट का, करीब वाले सैटेलाइट याद है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड आया था कल सोल्व करने पे, क्योंकि दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है। तो क्या मैं बोल दूं अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट जितना दूर होगा उतनी ऑर्बिटल स्पीड कम होगी। बोलो जितना सैटेलाइट दूर होता है उतनी ऑर्बिटल स्पीड कम होती, धीरे चलता है। ओके अभी मैं सैटेलाइट की सारी एनर्जी लिखूंगा। याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो क्या मैं बोलूं न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमना और सैटेलाइट का अर्थ के चारों तरफ घूमना एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। बोलो वहां पे भी न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन लगता है, यहाँ पे भी अर्थ खींचती है मास को, वहां पे भी सेंट्रीपिटल बराबर सेंट्रीफ्यूगल होता है, यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल बराबर फ्यूगल किया था अपन ने कल, याद करो। तभी तो वीओ निकला था, ये वीओ आया कैसे था, ये वाला तभी तो आया था जब अंदर वाला फोर्स बराबर बाहर वाला किया था, याद करो। बोलो बच्चों हाँ। अच्छा हम बोल दूं सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है, एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम वो आर बढ़ने के साथ बढ़ता है। सैटेलाइट जितना दूर होगा, लॉजिकली क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम में, जितना दूर होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा, जितना दूर सैटेलाइट होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा राउंड कंप्लीट करने में। बोलो हाँ। अच्छा सुनना देख बताओ टाइम पीरियड और सैटेलाइट या डिपेंडेंसी, सैटेलाइट एस के मास एम के साथ टाइम पीरियड कैसे बदलता है, के साथ टी कैसे बदलता है, टी कैसे बदलता है, सैटेलाइट के मास के साथ टाइम पीरियड कैसे बदलता है। ए टी इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1 या 1/2 कर लो, बी टी इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर -1/2, सी टी इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर 0, D T is proportional to m की पावर 2। बोलो कौन सा आंसर राइट है। सैटेलाइट के मास के साथ उसका टाइम पीरियड कैसे बदलता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल दो थर्ड ऑप्शन, क्यों, क्योंकि सैटेलाइट के मास के साथ टाइम पीरियड बदलता ही नहीं, कांस्टेंट होता है। याद करो सैटेलाइट का मास कुछ भी हो कट जाता है, याद है gm/r² और mv²/r में m कट गया था, स्मॉल m वो सैटेलाइट का मास था, जो बचा वो अर्थ का मास या प्लेनेट का मास है। बोलो चलो अच्छा और देखो बच्चों देख एक सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से आर हाइट पर है, उसका टाइम पीरियड उसका टी यू ले लो, अर्थ की सरफेस मत करो, प्लेनेट से यू लिखो, प्लेनेट की सरफेस से आर हाइट पर है, उसका टाइम पीरियड 10 आर है। सर आपने प्लेनेट क्यों कर दिया अर्थ हटा के, क्योंकि देखो अगर मैं अर्थ की हाइट आर के बराबर दे दूंगा तो उसका टाइम पीरियड अर्थ के लिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, वो मुझे याद नहीं है, तो मैंने प्लेनेट कर दिया। उससे क्या फायदा हुआ, अब अपने प्लेनेट का मास जो भी होगा उस हिसाब से 10 आ सकता है, तो मैंने मेरी मर्जी से दे दिया ताकि तेरी कैलकुलेशन आसान हो, तो मैंने प्लेनेट लिख दिया ताकि तुम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओ। ओके अच्छा तो सरफेस से आर हाइट पे टाइम पीरियड है, तो सरफेस से
सरफेस से 3r हाइट, या सॉरी सरफेस से 7r हाइट पर टाइम पीरियड ठीक है। अब सुनना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, ये केपलर्स लॉ में फिर से आएगी बातें, पर मैं वहां फिर क्वेश्चन नहीं करूंगा, यही करा रहा हूं मैं 7r हाइट पर। ओके टाइम पीरियड, तो देखो क्या मैं बोलूं बच्चों, ए इधर देख, ए 1:1 सॉरी टाइम पीरियड, ए 10r, बी 2.5r, सी 80r, डी 5r। बोलो कौन सा आंसर होगा? अच्छा तो क्या मैं बोलूं बच्चों, ए सोल्व करने का तरीका, ये हटा दूं पुराना क्वेश्चन, बोलो ए बच्चों, तो ध्यान में बच्चों, ये जो फॉर्मूला होता है ये वाला, ये तभी लगते हैं जब अर्थ के करीब हो सैटेलाइट। बाकी जनरल फॉर्मूला ऑर्बिटल स्पीड का क्या है, कक्षी वेग का जनरल फॉर्मूला gm अपॉन स्मॉल r का रूट अंडर, कैपिटल R नहीं आता, कैपिटल R तो तब आता है जब आप अर्थ के बहुत करीब हो। ओके चला जाओ। अच्छा बोलो, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चे, इधर देख, बता टाइम पीरियड, मैं बोलूं t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। पूरी रामायण क्यों लिखूं, जब प्लेनेट सेम है तो मैं ये 2 अपॉन अंडर रूट gm लिख नहीं रहा, और दो ये लिख नहीं रहा, तो मैं कांस्टेंट है पूरा, एक पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए सारी बातें कांस्टेंट है, तो मैंने इसको c लिख दी, c लिख दिया, स्मॉल c कांस्टेंट। बोलो बच्चों, तो क्या मैं बोल दूं टाइम पीरियड किसी भी सैटेलाइट का किसी प्लेनेट के चारों तरफ घूमने का टाइम पीरियड r की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन आते हैं इस पे। बोलो ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बोलो हाँ। अब सुनना, क्या मैं बोल दूं बच्चों T2 अपॉन T1 करना है, तो बोल दूं T2 अपॉन T1, c से c कैंसिल हो गया, मैं बोल दूं R2 अपॉन R1 की पावर 3/2 आ जाएगा। बोलो बच्चों, और R2 सेकंड ऑर्बिट, मैं बोल दूं 7r हाइट पे, 7r होगा, R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू r की पावर 3/2। बोलो मेरे बच्चों इज इक्वल टू T1, और मैं बोल दूं बच्चों T2 बराबर आ जाएगा r से r कैंसिल 7 की पावर 3/2 इंटू 10r। क्या मैं सही चल रहा हूं क्या बच्चों? ये सब सही चल रहा है क्या? हेलो, क्या सही करा मैंने? हाँ, कई बच्चे बोलते हैं यस सर, गलत है, ये कॉमन मिस्टेक है। पूरी ग्रेविटी देखो बच्चा, हर चैप्टर के पास एक क्वालिटी होती है, हर चैप्टर का अपना एक वो होता है टाइप मिस्टेक करवाने का। जैसे मैं बताता हूं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर पे बहुत मिस्टेक होती है, वहां डिग्री और केल्विन में खूब गलतियां होती है। बच्चा टेम्परेचर डिग्री में ही रख जाता है, ध्यान रखना पूरी थर्मोडायनेमिक्स में आपको टेम्परेचर केल्विन में रखना है, डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलना बच्चों, बर्बाद हो जाओगे। ऐसे ही यहाँ पे ग्रेविटी में मिस्टेक करवाता है सरफेस से हाइट की, वो जगह जगह सरफेस से हाइट देते हैं, लेकिन हमारे सारे फॉर्मूले में हमें सेंटर से डिस्टेंस चाहिए होती है, हमारे सारे फॉर्मूले में हमें याद है स्मॉल r सेंटर से डिस्टेंस चाहिए होती है, और बच्चा जल्दी जल्दी हाइट ही रख जाता है। बच्चों ये तो r हाइट सरफेस से थी, देखो सरफेस से r ऊंचाई पे था, और अगली बार में सरफेस से 7r हाइट थी, तो मैं बोलूं तो सरफेस से हाइट है। और याद है टाइम पीरियड में ये r क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस। याद कर, कल फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है सैटेलाइट की सेंटर से डिस्टेंस थी, याद करो मेरे बच्चों, याद है 2πr/v में ये r सेंटर से डिस्टेंस था, याद कर। हेलो, यह सरफेस से हाइट थी, बोलो क्या था? सेंटर से डिस्टेंस। और आप क्या लिख के आ जाते हो जल्दी जल्दी में एग्जाम में, कॉमन मिस्टेक है, मैंने करोड़ों बच्चों को करते हुए देखी, ध्यान रखना। तो क्या मैं बोल दूं, बच्चा जल्दी जल्दी में जो हाइट दी होती है वही लिख आता है, ये कॉमन मिस्टेक है बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना कि सरफेस से हाइट है तो उसमें कैपिटल R जोड़ना मत भूलना। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये गलत है, ये सेंटर से डिस्टेंस नहीं है, सेंटर से डिस्टेंस नहीं है, सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से दूरी नहीं है, तो बोल दो कॉमन मिस्टेक है। ध्यान रखना, ध्यान दे बच्चों, ये कॉमन मिस्टेक मैं लिख रहा हूं, तो बोल दो सेंटर से डिस्टेंस नहीं है, तो बोल दो ये गलत है। तो सर फिर सही क्या है, बताता हूं सही क्या है बच्चों, सही ये है, बोलो सही क्या है, तो बोल दो T2 इज इक्वल टू, मैं बोल दू 7r तो सरफेस से हाइट है, तो बोल दू 7r सरफेस से हाइट है, तो सेंटर से 8r होगी, 7r प्लस r, तो यहाँ 7r प्लस r लिख दो, चलो 7r प्लस r, और नीचे r प्लस r, याद है सरफेस से हाइट r है और सेंटर से 2r डिस्टेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि r तो वैसे ही सरफेस की हाइट सेंटर से r होती है, याद है, और फिर और r पे गए तो 2r, ओके, की पावर 3/2 इंटू T1। बोलो कितना आ गया बच्चों, तो बोल दू ये 8r/2r, तो बोल दू ये 4 आ गया अंदर, 4 की पावर 3/2 इंटू 10r।
बोलो कितना आ जाएगा बच्चों? तो बोलो कितना आ जाएगा बोलो? अरे हाँ, तो कितना आ गया बोलो? तो बोलो T2 बराबर 2 की पावर। हमेशा एग्जाम में ऐसे ही देगा, वो 2 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बोलो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई, 2 की पावर 3 8 आ गया, और 8 into 10 बोलो बच्चों 80R आ गया। बोलो बच्चों। अच्छा, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए थे बच्चों, मैंने एक दिया था 10R, एक दिया था बच्चों 2.5R, थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, बी दिया था बच्चों 5R, और एक दिया था बच्चों 80R। अरे वो आगे पीछे लिख दिया ऑप्शन। मैं बोल दो ऐसे ऑप्शन थे, तो बोल दो आंसर इज 80R। जो भी 80R लिखा आपके वो आंसर है। तो क्या मैं बोल दूं जितना दूर जाओगे उतना सैटेलाइट का टाइम पीरियड कम बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ेगा क्योंकि सैटेलाइट स्लो हो जाता है और ऑर्बिट भी बड़ी हो जाती है। तो दोनों कारण है, सैटेलाइट की ऑर्बिट भी बड़ी हो जाती है दूर जाने पर सेंटर से, और मैं बोल दूं स्लो भी हो जाता है। तो बोल दूं टाइम पीरियड 80R आ गया। कितने बच्चे ऐसे ही करेंगे? हाथ खड़े करो कि सरफेस से हाइट का ध्यान, सरफेस से हाइट दिए तो आर जोड़ना नहीं भूलेंगे। हाथ खड़े करो फटाफट, फास्ट फटाफट फास्ट बच्चों। हाँ अच्छा, पर बच्चों मैं ऐसे नहीं करूंगा, ये राइट आंसर, आंसर 80R इज बिल्कुल करेक्ट है। ये है पूरा मेथड सही, पर ये बहुत लंबा मेथड है। दिस इज मेथड 1, अपन ऐसे नहीं करेंगे। तो बताओ कैसे करोगे? मेथड 2 बताओ, और कोई तरीका बताओ, और कोई तरीका बताओ। सर 10 से तो ज्यादा ही। बस खत्म। बहुत सही बोला, लॉजिकली हो रहा है। क्या मैं बोल दूं सेकंड सैटेलाइट दूर है, पहले सैटेलाइट की सेंटर से डिस्टेंस 2R है और दूसरे की 8R है। क्या मैं बोल दूं दूसरा वाला सैटेलाइट दूर है, ये ज्यादा है, तो बोल दूं उसका टाइम पीरियड ज्यादा आएगा, और इसका 10R था, तो बोल दूं ये 10R से ज्यादा होगा। बोलो 10R से ज्यादा, 10R से ज्यादा, 10R से ज्यादा, एक ही ऑप्शन है। 10R से 10R से ज्यादा एक ही ऑप्शन था। बोलो बच्चों। ग्रेटर देन 10R इज ओनली सिंगल ऑप्शन। खत्म। बोल ही नहीं। हाँ तो 10R से ज्यादा एक ही ऑप्शन। तो मैं बोल दूं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते, कुछ आइडिया लगा आपको? बोलो बच्चों। चलो हाँ हटा दूं। तो सर बिल्कुल समझ में आ गया, सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता है, और जितना दूर जाओ उतना टाइम पीरियड और ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों, टाइम पीरियड बढ़ता है ऑर्बिटल स्पीड घटती है, टाइम पीरियड बढ़ता है और ऑर्बिटल स्पीड घटती है। तो सर हम इसमें दिमाग लगा लेंगे, जितना दूर जाएंगे उतना टाइम पीरियड बढ़ेगा और ऑर्बिटल स्पीड घटेगी। तो पहले हम लॉजिक लगाएंगे सर, ओके। अच्छा, टाइम पीरियड पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उन सब में 2 की पावर बन रही होगी बच्चों। जैसे अभी देखो 8R/2R 4 बन रहा होगा, तो अंदर ऐसी चीज बनेगी रेशो लेने के बाद जिसका स्क्वायर हो जाएगा, गारंटी ले रहा हूं। जैसे देखो वो दे देंगे R और 9R, सेंटर से हाइट, सेंटर से डिस्टेंस दे देंगे, सेंटर से डिस्टेंस ऑर्बिट की कैपिटल R और 9R है, तो मैं तो 9 सेंटर से डिस्टेंस दे दी सीधी, तो 9R/R लिखूंगा तो अंदर 9 बचेगा। 9 इज 3 की पावर 2, तो वो क्या होगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई होकर 2 से 2 कट जाएगा। ओके हेलो, हमेशा ऐसा ही मिलेगा, आप चिंता ही मत करो। चले आगे। चलो बच्चों, तो सर ये सब समझ में आ गया कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड। अब सुनना बच्चों, जो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के घूमने के समान है। जैसे याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक साहब। अब सुनना बच्चों, जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ सैटेलाइट घूमता है, कोई भी सैटेलाइट हो जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है बच्चों, उसकी सुनना काइनेटिक एनर्जी भी होगी क्योंकि घूम रहा है कुछ ऑर्बिटल स्पीड के कारण, तो काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। और याद है काइनेटिक एनर्जी ½ mv², और मैं ऑर्बिटल स्पीड लिखूंगा तो थोड़ा फास्ट कर रहा हूं यहाँ पे, √gm/r का स्क्वायर, तो ये आ जाता है बच्चों gmm/2r। थोड़ा सा फास्ट लिख दिया काइनेटिक एनर्जी। अरे कर लो ना बच्चों, ½ mv² बोलो। अरे ऑर्बिटल स्पीड लिख दी, सैटेलाइट जब घूमता है तो इस स्पीड से घूमता है। सैटेलाइट अपनी मर्जी से नहीं घूम सकता है, किसी भी ऑर्बिट में सैटेलाइट को घुमाने के लिए एक ऑर्बिटल स्पीड होती है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ये अभी मैं थोड़ी देर से पढ़ाऊंगा, तो जब मैं पढ़ा दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है gm1m2/r होती है, अभी पढ़ लेंगे थोड़ी देर से। और टोटल एनर्जी किसी भी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी, 4 सैटेलाइट है, 4 सैटेलाइट, मैं बोल दूं 4 सैटेलाइट, तो टोटल एनर्जी बोलो। ध्यान रखना सैटेलाइट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि चारों तरफ घूमना चाहिए तो ऑर्बिटल स्पीड ये होती है। मैंने मेरी मर्जी से वी नहीं लिख दिया, ऑर्बिटल स्पीड √gm/r होती है घूमते हुए सैटेलाइट के लिए, और घूमता हुआ सैटेलाइट इज इक्विवेलेंट टू न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन।
न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन के जैसा है, बिल्कुल। वहां पे भी यही रिलेशन आता है, यहाँ पे भी यही रिलेशन आएगा। बताता हूँ क्या आएगा, मैं क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ। करो टोटल, तो बोल दो ये है प्लस हाफ, ये है माइनस हाफ, तो टोटल आ जाएगा माइनस हाफ। प्लस एक में से माइनस आधा, माइनस प्लस आधे में से माइनस एक गया, तो मैं बोल दूं माइनस आधा बचेगा। क्या मैं बोल दूं देखो टोटल एनर्जी और इनकी शक्लें मैच कर रही है, सॉरी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की शक्लें मैच कर रही है। क्या मैं बोल दूं टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आया उसमें माइनस लगा दो। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव में इक्वल है। जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है सैटेलाइट की उसमें माइनस लगा तो टोटल आ जाती है। डायरेक्ट निकालने का तरीका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, उसका माइनस होती है। हेलो, हाँ अच्छा। पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। और मैं बोल दूं सैटेलाइट की, या यूं उल्टा लिख दो काइनेटिक एनर्जी, मैं बोल दूं या चलो कैसे लिख दो, टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। और मैं बोल दूं टोटल एनर्जी पोटेंशियल की टर्म में लिखूं, तो इन दोनों की शक्लें मैच करो। देखो मैं बोल दूं दोनों नेगेटिव है, दोनों साइन में एक जैसे है, लेकिन मैं बोल दूं टोटल एनर्जी हाफ है। टोटल एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी की आधी है। पोटेंशियल एनर्जी में नीचे 2 का डिवाइड करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में 2 का डिवाइड करोगे तो टोटल एनर्जी आएगी। तो मतलब टोटल एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी का आधा। सर टोटल एनर्जी कम कैसे हो सकती है? अरे कम नहीं, ज्यादा है। नेगेटिव में आधा ज्यादा होता है। ये -10 है तो ये -5 है। हाँ सही बात है, क्योंकि याद है टोटल एनर्जी में दोनों ऐड होगी। तो बोल दूं -10 में काइनेटिक एनर्जी ऐड होगी तो -5 आएगा। तो बोल दूं टोटल एनर्जी है हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और चूंकि नेगेटिव है इसलिए ज्यादा है। बोलो तो क्या मैं बोल दूं मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से टोटल एनर्जी निकाल सकता हूं? मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से सैटेलाइट की टोटल एनर्जी निकाल सकता हूं, क्योंकि मैंने हिसाब लगा के देख लिया क्लास में, तो मेरे को पता पड़ गया कि टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है या टोटल एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। बस टोटल एनर्जी होती नेगेटिव है। टोटल एनर्जी नेगेटिव है। और पता है नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव मतलब सैटेलाइट बाउंडेड है। बाउंडेड सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम, बंधा हुआ बाउंडेड सिस्टम, बंधा हुआ सिस्टम है। किसी से मैं अभी इसकी फील और आएगी जब मैं एनर्जी पढ़ाऊंगा। किसी से मैं 50 रुपए मांगता हूं तो बोल दूं उसके बाद टोटल रुपया -50 है, तो मैं बोल दूं वो बंधा हुआ है। मैं बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा क्योंकि मैं उससे पैसा मांगता हूं। मैं बोलता हूँ मेरे 10 पेज होमवर्क कर दे, तो बेचारे को करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उससे 50 रुपया मांगता हूं। बोलो बच्चों, बोलो। चलो सर, ये आपने जो रामायण का इसका मतलब क्या है बताता हूँ। देखो रामायण का मीनिंग थोड़ा जल्दी देखना। ये लिख लो फटाफट। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन लिखो। अभी एनर्जी पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा बाउंडेड का मतलब। ध्यान रखना टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, और टोटल एनर्जी पोटेंशियल का आधा होती है। और यही एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कट कॉपी पेस्ट है रिलेशन। तो मैं बोलूं सैटेलाइट का घूमना इज इक्विवेलेंट टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इससे पहले वाला सारा इलेक्ट्रॉन के बराबर था। करो यहां तक नोट। हाँ ये बच्चों, अर्थ के चारों तरफ ये अभी पोटेंशियल समझ में आएगी आपको, है ना? ये भी बात करेंगे आगे। ये वाली बात अभी समझो मैं। हाँ, एक प्लेनेट के चारों ओर के प्लेनेट के अराउंड सैटेलाइट m मास का सैटेलाइट, अराउंड m मास का सैटेलाइट v स्पीड से घूमता है। तो उसकी टोटल एनर्जी बताओ। उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? चारों तरफ m मास का सैटेलाइट घूमता है v स्पीड से, तो उसकी टोटल एनर्जी a हाफ mv², b mv², c माइनस हाफ mv², या d माइनस mv²। बोलो टोटल एनर्जी। सबसे पहले बताओ टोटल एनर्जी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? सबसे पहले बताओ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव टोटल एनर्जी? अभी मैंने बताया था नेगेटिव, क्योंकि सैटेलाइट बाउंडेड सिस्टम है। बाउंडेड सिस्टम का मतलब अपने आप अर्थ को छोड़ के जा नहीं सकता सैटेलाइट। अगर फेंकना है तो आपको स्पीड देनी पड़ती है। तो बोल दूं सबसे पहले तो नेगेटिव आएगी, ये 2 है।
अच्छा अब बोलो, मैं काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ क्या सैटेलाइट की टोटल एनर्जी, या पूरा काइनेटिक पोटेंशियल सब निकालनी पड़ेगी? क्या मैं काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ क्या? हाँ। क्या मैं बोल दूं सैटेलाइट की इधर तक सॉल्यूशन है, मैं बोल दूं सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी, बोलो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि सैटेलाइट का मास दिया हुआ है और सैटेलाइट की स्पीड दी हुई है, तो बोल दूं सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी लिखना तो बहुत आसान है। अगर m मास का सैटेलाइट v स्पीड से घूमता है तो बोल दूं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। m मास का सैटेलाइट v स्पीड से घूमता है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। बोलो तो बता टोटल एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी है तो टोटल एनर्जी, और यहाँ पे टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी का माइनस होता है टोटल एनर्जी, तो मतलब टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वैल्यू में इक्वल होती है, बस माइनस कर जाता है। तो बोल मुझे पोटेंशियल निकाल के ऐड नहीं करनी पड़ी, मुझे काइनेटिक से पोटेंशियल वगैरह निकाल के ऐड नहीं, मैंने सीधा काइनेटिक से टोटल लिख दी, तो टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, खत्म। टोटल एनर्जी काइनेटिक का माइनस होती है, खत्म। तो आप समझ में आ गया रिलेशन क्यों बताया मैंने? क्योंकि इससे मुझे आइडिया लग गया कि टोटल एनर्जी को डायरेक्ट निकाला जा सकता है काइनेटिक से। आप काइनेटिक लिख लो, उसमें माइनस लगा दो, बोलो। क्योंकि मेरे को देखो रेडियस तो दी नहीं थी सैटेलाइट की, तो कई बच्चे पोटेंशियल लिख ही नहीं पाएंगे अब, क्योंकि रेडियस नहीं पता। फिर वो क्या करेंगे पता है? ऑर्बिटल स्पीड से रेडियस निकालेंगे पहले, v नॉट बराबर रूट gm/r करके। अरे क्यों इतना लंबा करते हो? डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी लिख के माइनस लगा दो, अपने आप सारा हिसाब हो गया। ये देखो काइनेटिक पोटेंशियल सब मैंने क्लास में कर दिया हिसाब। फाइनल रिजल्ट ये है कि टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती, खत्म। बोलो बच्चों। चलो नोट करो, हटा दूं? चलो अब केपलर्स लॉ पढ़ते बच्चों। अच्छा चलो केपलर लॉ से पहले एक बात और देख लो, केपलर लॉ से पहले एक बात और देख लो। बच्चों ये जो सैटेलाइट होते हैं, क्यों सैटेलाइट प्रोजेक्ट किए गए? तो सैटेलाइट प्रोजेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, हमारे मौसम की जानकारी के लिए, हमारे अर्थ पे क्या किस जगह का टेम्परेचर है वो पता करने के लिए। अच्छा सुनना बच्चे, अगर इंडिया ने सैटेलाइट प्रोजेक्ट किया है तो उसका फायदा इंडिया उठाएगा, ऑस्ट्रेलिया उठाएगा, मतलब इंडिया उठाना चाहता है या ऑस्ट्रेलिया को फायदा देना चाहता है या अमेरिका को? तो क्या मैं बोल दूं इंडिया ने अगर सैटेलाइट प्रोजेक्ट किया है बहुत सारा खर्चा करके, तो वो इंडिया के लोगों के लिए काम में आना चाहिए, न कि दूसरों के लिए। भाई दूसरे अपना खुद देख लेंगे, बोलो। अच्छा एक बात बता, इंडिया का सैटेलाइट इंडिया के काम कब आएगा? जब वो इंडिया के ऊपर रह के इंडिया की निगरानी करेगा या किसी और कंट्री के ऊपर चला जाएगा? बोलो। तो बोलो इंडिया का सैटेलाइट तो इंडिया के तब काम आएगा जब वो हमेशा इंडिया के ऊपर रहे या इंडिया को टारगेट करे, बोलो। हेलो। लेकिन सुनो बच्चों, लेकिन सुनो, हमारी अर्थ तो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, और अगर अर्थ एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो मैं बोल दूं सैटेलाइट तो सैटेलाइट को सिंक्रोनाइज तो करना पड़ेगा। इधर देख, इधर देख, इधर देखना ध्यान से, ये हमारी अर्थ है। मैं बोल दूं अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है और मैं ऊपर से, मैं इधर से नहीं देख रहा हूं, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो बोल दूं अर्थ ऊपर से मान लो सर्कल नजर आएगी, और मैं बोल दूं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और मान लो अर्थ यूं घूम रही है। अरे मैं पोलर यहां से ऊपर से देख रहा हूं यार, यहां से देखा मैंने, ये यूं घूम रही थी यार, ऊपर से देखा तो मैं बोल दूं ऐसी नजर आएगी। अरे अर्थ यू रोटेट कर रही है, ओके, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है अर्थ, बोलो। बताओ अर्थ एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट कर लेती है? अर्थ एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट कर लेती है? 24 आवर में। अच्छा ठीक है, ये देखो, तो हम तो अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट डाला मैंने, एक पर्टिकुलर हाइट पर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक सैटेलाइट डाला, और ये अपना इंडिया है। अर्थ का ये वाला पार्ट इंडिया है, ये अर्थ का ये वाला पार्ट इंडिया है मान, तो वो तो इंडिया के ऊपर सैटेलाइट डाला हमने, अपने ये बाबा एटॉमिक रिसर्च यहाँ पे इंडिया के ऊपर, ओके। हेलो, ये हमेशा इंडिया के सामने रहे, इसके लिए ये जरूरी है। क्या मैं बोल दूं, अब ये जस्ट इंडिया के ऊपर है, ये हमेशा इंडिया के सामने रहे, इसके लिए जरूरी है जब इंडिया यहाँ अर्थ रोटेट करे और इंडिया यहाँ है, तो वो उस समय सैटेलाइट भी एग्जैक्टली आना चाहिए। बोलो बच्चों, जब इंडिया यहाँ है सैटेलाइट यहाँ है, और मैं बोलूं जब इंडिया वापस यहाँ है अपोजिट एंड पे, तो बोलूं इंडिया रोटेट होता होता यहाँ आ जाए अर्थ का, 12 घंटों में इंडिया रोटेट होता हुआ यहाँ है, तो 12 घंटे में सैटेलाइट भी आ जाए, तभी तो हमेशा इंडिया के ऊपर रहेगा। और मैं बोलूं जब इंडिया रोटेट होता होता यहाँ आ जाए तो ये सैटेलाइट भी आ जाए,
और मैं बोल दूं इंडिया रोटेट होता था और वापिस अपनी जगह आए तो सेटल। तो क्या मैं बोल दूं इंडिया का एक राउंड अर्थ पर या अर्थ का एक राउंड मतलब सारी कंट्री का एक राउंड, इंडिया का एक राउंड और मैं बोल दूं सैटेलाइट का एक राउंड सेम टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, तभी हमेशा सैटेलाइट मेरे सिर पे रहेगा। बच्चों माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। तो मैं बोल दूं बच्चों अर्थ का एक राउंड, अर्थ का एक राउंड और सैटेलाइट का एक राउंड सेम टाइम में होना चाहिए, तभी हमेशा सैटेलाइट हमारे ऊपर रहेगा। बोलो सैटेलाइट का इंडिया के ऊपर या अर्थ के किसी भी कंट्री के ऊपर रहने का एक ही तरीका है, दोनों का राउंड साथ साथ कंप्लीट हो। इस बात को मैं बोल दूं जितना अर्थ का ओमेगा उतना ही सैटेलाइट का ओमेगा होना चाहिए। या मैं बोल दूं जितना टाइम पीरियड अर्थ का है इंडिया का उतना ही टाइम पीरियड सैटेलाइट का होना चाहिए। और याद हमारी अर्थ का टाइम पीरियड 24 घंटे, तो मैं बोल दूं इन सारे सैटेलाइट जो सैटेलाइट हमारे एक कंट्री के काम आएंगे, या मैं बोल दूं जो सैटेलाइट कोई कंट्री प्रोजेक्ट करेगी, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन फोन मोबाइल पे बात कराने के, मूवी दिखाने के, टेली कम्युनिकेशन के काम आएंगे, उन सबका टाइम पीरियड 24 घंटे होता है। टाइम पीरियड वुड बी 24 आवर, क्योंकि हमारी अर्थ का, ये मैं अर्थ के लिए बात कर रहा हूँ किसी और प्लेनेट के लिए नहीं। तो मैं तो अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर है, अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर है। अर्थ की हर कंट्री अपना अपना राउंड 24 घंटे में कंप्लीट करती है। बोलो अपनी एक्सिस पर रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट होता है। तो मैं बोल दूं सैटेलाइट भी 24 घंटे में राउंड कंप्लीट करना चाहिए। तो मैं बोल दूं दोनों की एंगुलर स्पीड सेम होनी चाहिए। तो बोल दूं दोनों एक ही टाइम पर 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करेगी, यानी कि राउंड कंप्लीट करेगी। बोलो यस। इनको बोलते हैं बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या बोलते हैं ऐसे सैटेलाइट को? जियो स्टेशनरी, भूस्थायी उपग्रह। अर्थ से जो रेस्ट पर नजर आए उनको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। अर्थ से, पृथ्वी से जो रुके हुए नजर आए, सर रुके हुए कैसे नजर आएंगे मेरे बच्चे? ये इंडिया में तू यहाँ खड़ा है, मैं बोल दूं वो तेरी आंखों के सामने देखो, और मैं बोल दूं जब तू घूमता घूमता यहाँ गया तब भी वो तेरे सिर के ऊपर है, तो मैं बोल दूं तेरे को ऐसा लग रहा है रेस्ट पे। जब तू घूमता तो तेरे को तो हमेशा यही लगेगा मेरे सिर के ऊपर सैटेलाइट रहता है। बोलो बच्चों, तो बोलो हमारे सिर के ऊपर हमेशा सैटेलाइट। बोलो तो मैं तो मुझे तो हमेशा ऐसे ही लग रहा है सैटेलाइट मेरे साथ साथ चल रहा है, यानी कि तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं तुम भी चल रहे हो सैटेलाइट भी, तुम्हें ऐसा लगेगा सैटेलाइट हमेशा तुम्हारे सिर के ऊपर बना हुआ है। बोलो तो मैं बोल दूं ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कंट्री के खुद के काम में आते हैं। जैसे इंडिया ने दागा तो हमेशा इंडिया के ऊपर ही रहेगा अगर जियो स्टेशनरी है तो। सर क्या होता है जियो स्टेशनरी? जो 24 घंटे में राउंड कंप्लीट करे। अच्छा और मैं बोल दूं सुनना ध्यान से, और क्या मैं बोल दूं जियो स्टेशनरी 24 में राउंड, और उसकी जो डिस्टेंस होती है सेंटर से, या चलो सरफेस से हाइट, सरफेस से हाइट जो होती है बच्चों, सरफेस से, अर्थ की सरफेस से हाइट वो 36,000 किलोमीटर होती है। ये रट लेना बच्चों, 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं वो अर्थ की सरफेस से। 36,000 किलोमीटर बहुत भारी डिस्टेंस है, 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं अर्थ की सरफेस से। तो इधर देखो। अच्छा और वो बच्चों इक्वेटोरियल प्लेन अभी बताऊंगा। अच्छा ये मान बता बच्चों, सुनते जाना चुपचाप, सैटेलाइट के बारे में खूब क्वेश्चन आते हैं इसमें। जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भूस्थायी उपग्रह, भूस्थायी उपग्रह। मैं बोल दूं ये अर्थ से रेस्ट पर, अर्थ से रुके हुए लिखते हैं, अर्थ से रुके नजर आते हैं, अर्थ से रेस्ट पर नजर आते, रेस्ट पर नजर आते, नजर आते। बोलो ऐसा क्यों होता है? रेस्ट पर नजर आते। बोलो ऐसा क्यों होता है? रेस्ट पर नजर आते। बोलो ऐसा क्यों होता है? क्यों मैं बोल दूं ओमेगा अर्थ और ओमेगा सैटेलाइट सेम हो जाता है, और मैं बोल दूं दोनों का टाइम पीरियड, तो मैं बोल दूं अच्छा ये सैटेलाइट, और चूंकि अर्थ से रेस्ट पर नजर आते हैं तो बोल दूं ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, मौसम की जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी देते हैं। बोलो जानकारी। क्यों? क्योंकि अर्थ का अर्थ के ऊपर रहेगा तो हम फोन भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो सिग्नल निकलेंगे वो सैटेलाइट तक पहुंचेंगे आराम से। तो वो तो मौसम संबंधी जानकारी वगैरह में सब में काम आते, सब में काम में आते, सब में यूजफुल। तो जितना भी आपको टेम्परेचर वगैरह अर्थ का सब अर्थ से रिलेटेड, कब भूकंप सुनामी आ रही है, सब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपने को नॉलेज देंगे। आपको जीपीएस ट्रैकिंग, ये वो कौन सी कॉलोनी का है, कैसे पता करना कौन सी सिटी का, सब इससे होगा। ठीक है। इनका टाइम पीरियड बोलो बच्चों, इनका टाइम पीरियड 24 आवर होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर होता है। 24 घंटे में राउंड कंप्लीट करते हैं। इनकी डायरेक्शन, रोटेशन की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, डायरेक्शन वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। वेस्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। बताता हूं क्यों। अच्छा इधर देख। अच्छा सुनना, इनकी हाइट कितनी होती है बोलो? अर्थ की सरफेस से कितनी ऊंचाई पर घूमते हैं इनकी हाइट? बोलो बच्चों
6,000. हाँ, इनकी जो हाइट है, हाइट फ्रॉम अर्थ की सरफेस से हाइट वो 36,000 किलोमीटर होती है। कई किताबें इसको 6 आरी लिख देती है, तो वो तो लगभग 6 आरी, थोड़ा 5.5 के करीब होता है, पर कई किताबें 6 आरी लिख देती है, मतलब अर्थ की रेडियस से 6 गुना ऊपर घूमता है। सरफेस से हाइट 6 गुना अर्थ की रेडियस के बराबर होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए, ध्यान रखना, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जीएसएस, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, प्लेन विश्वतल में, विश्वतल में प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं। सर ऐसा क्यों बताता हूं, प्रोजेक्ट होते हैं सर, ऐसा क्यों बताता हूं? ये देख हमारी अर्थ कैसे रोटेट करी बच्चों, तो कई बच्चे अर्थ का रोटेशन ये डायग्राम तो बना लेते, लेकिन उनको पता ही नहीं होता डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होती है। कई लोग जल्दी जल्दी में डायग्राम यू बनाते हैं, नहीं बच्चों, इधर देखो, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो अर्थ हमेशा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ और साउथ, तो अर्थ हमेशा ऐसे ही रोटेट करेगी। कैसे? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ हमेशा ऐसे रोटेट करती, ध्यान रखना, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे। कल मैंने बताया भी था शायद तुम्हारे, अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ओके, हाँ, अब सुनो, अब एक बात बता, अगर इसके साथ साथ सैटेलाइट को घुमाना, तो सैटेलाइट भी तो घूमना चाहिए। अगर अर्थ के साथ साथ सैटेलाइट को चलाना है, इधर देख, अर्थ यू रोटेट कर रही है, अर्थ यू रोटेट कर रही है, तो मैं बोलूं सैटेलाइट भी तो यूं ही करना चाहिए, तभी तो साथ चलेंगे। अगर तूने सैटेलाइट को उल्टा डाल दिया, 24 घंटे टाइम पीरियड तो रख लिया, लेकिन उल्टा प्रोजेक्ट कर दिया, तो अर्थ तो यूं घूम रही, सैटेलाइट यूं, तो बोल दो सारा सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बोल दो अर्थ और सैटेलाइट दोनों साथ साथ घूमने चाहिए। बोलो बच्चों, तो बोल दो सैटेलाइट भी यूं घूमेगा, जैसे अर्थ घूम रही है वैसे सैटेलाइट भी घूमेगा। बोलो बच्चों, तो बहुत दूर घूमेगा, लेकिन सैटेलाइट भी यूं ही घूमेगा। तो बोल दो सैटेलाइट का रोटेशन भी वेस्ट टू ईस्ट ही होगा। अर्थ अगर वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा, तभी तो हमेशा इंडिया के सामने रहेगा। बोल मेरे बच्चे, हेलो। और इक्वेटोरियल प्लेन में घूमते सैटेलाइट हमेशा। सर क्यों? क्योंकि देखो, आप यहां पे बचोगे तभी तो यूं घूमेगा, अगर आपने यहां सैटेलाइट लगा तो वो तो यूं घूमेगा। अर्थ के सेंटर की तरफ जो फोल्ड लगेगा वो सैटेलाइट को यूं घुमाएगा। और मैं बोलूं कोई सैटेलाइट अगर यूं घूमता है, कोई सैटेलाइट अगर यूं घूमता है, तो बताओ वो सिंक्रोनाइज कैसे हो पाएगा? कोई सैटेलाइट अगर यूं घूमता है, ये रही ऑर्बिट, बच्चों वापस बना रहा हूं, ये सारी बात समझ में आ गई तुम्हारे को कि ये समझ में आ गया? वेस्ट टू ईस्ट वाला समझ में आ गया क्या? Yes. अच्छा, अब सुनना, अर्थ रोटेट कर रही यूं, अर्थ रोटेट कर रही वेस्ट टू ईस्ट, और अगर एक सैटेलाइट यूं घूम रहा है, एक सैटेलाइट यूं घूम रहा है बच्चों, एक सैटेलाइट यूं घूम रहा है, तो बता वो इस कंट्री के ऊपर कैसे रहेगा? जैसे ये यहाँ पे कोई कंट्री है एक्स, मैं बोल दो अभी एक्स के ऊपर है, पर अब एक्स तो यूं रोटेट करेगा अर्थ के साथ। अब बताओ ये जियो स्टेशनरी कैसे हो सकता है? ये वाला सैटेलाइट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सैटेलाइट थोड़ी देर बाद इधर आ जाएगा। जब ये सैटेलाइट घूम के आधा राउंड करेगा, अगर ये आधा भी कर लेता तो ये यहाँ आ जाएगा, तो बोल दो एक्स कंट्री के ऊपर का रहा, हमेशा डिस्टर्ब हो जाएगा थोड़ी देर में सिंक्रोनाइजेशन। तो क्या मैं बोल दूं, अगर आपने इक्वेटोरियल प्लेन में सैटेलाइट नहीं डाला, तो जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो सब उन कंट्री से गुजरते हैं जो इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करती है। सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करने वाली कंट्रीज के ऊपर ही दागे जा सकते हैं। जो कंट्रियां इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं है, उन वो कभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपना दाग ही नहीं सकती, प्रोजेक्ट ही नहीं कर सकती। ओके, ओके बच्चों। और 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन के, 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मिलके पूरी अर्थ पर कम्युनिकेशन करा देते हैं। 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पूरी अर्थ पर कम्युनिकेशन करा देते हैं। 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पूरे ग्लोब को कवर करते हैं। सर कैसे? बताता हूं। तो ये समझ में आ गया बच्चों, इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए हमेशा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इधर देखो, सब 3 कैसे? ये देख, अर्थ को ऊपर से देखते हैं, तो मैं तो अर्थ को ऊपर से देखूंगा, मैं पोलर एक्सिस से देखूंगा तो अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, और मैं बोल दूं ये अपनी हो गई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इस ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। जिस ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमते हैं, ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट, ऑर्बिट को बोलते हैं बच्चों पार्किंग ऑर्बिट, पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। वो ऑर्बिट जिसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमते हैं उनको पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं।
ओके, हेलो बच्चों, जिनको ये चीजें नहीं पता है ना, एग्जाम में पूछ लेगा, बताओ जो टेली कम्युनिकेशन वाला एक सैटेलाइट है, बताओ उसका टाइम पीरियड कितना है। अब आप इधर उधर देखते रहना, क्यों? क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, आप बर्बाद हो गए। तो बोलो, जितने भी कम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट है उनका टाइम पीरियड 24 घंटे होता है। बताओ, एक सैटेलाइट एक सैटेलाइट जो पार्किंग ऑर्बिट में है, उस पार्किंग ऑर्बिट वाले सैटेलाइट का टाइम पीरियड बताओ। तो जिसको ये नहीं पता पार्किंग ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, सब बर्बाद हो गए। तो बोलते पार्किंग ऑर्बिट वो ऑर्बिट होती है जिसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमता है, और बोलते उसमें सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 घंटे होता है। Yes, sir. बताओ, सुनो, 4 ऑप्शन दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। 4 ऑप्शन दे देंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? चलो, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछता हूं, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? ए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा ऑर्बिटल इक्वेटोरियल प्लेन में प्रोजेक्ट किए जाते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 घंटे होता है, या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं। बोलो, सारे राइट है या कोई इनकरेक्ट है? फोर्थ इनकरेक्ट है। बिल्कुल बेवकूफ बना दिया। कई बच्चे 36,000 रट के चले जाते हैं, उन्होंने सेंटर से डिस्टेंस 36,000 दे दी, गलत है। अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं। ओके, Yes, sir. समझ गए? बहुत माइन्यूट से डिफरेंस डालेंगे। ओके, चलो बच्चों इधर देखो, इधर सुनना। एक सैटेलाइट ये रहा इंडिया के ऊपर, तो मैं बोलूं ये इतना एरिया कवर कर लेगा। ये सिर्फ इंडिया के साथ कम्युनिकेशन नहीं, ये इतना कवर करेगा। ऐसा थोड़ी है कि ये इतना कवर कर सकता तो मैं सिर्फ इंडिया को ही फायदा पहुंचाऊं, नहीं। मान लो यहाँ पे, इधर देखो, मान लो यहाँ पे इजराइल है, मान लो, तो मैं इजराइल से भी बात कर लूंगा कि भाई मैंने सैटेलाइट भेजा है, तेरे को भी अगर जरूरत पड़े तो यूज कर ले और मेरे को इसका पेमेंट कर देना। याद है ISD कॉल वगैरह लगाते हो तुम? ओके, चलो तो छोड़ो। तो मैं बोलूं इतने लोग इसका एडवांटेज लेंगे, अपन सबसे चार्जेस दे लेंगे और उनको भी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, मैं बोलूं एक और 120 डिग्री के एंगल पे एक सैटेलाइट और डाल दो, इस सैटेलाइट से इतने लोग एडवांटेज लेंगे। ओके, फिर 120 पे एक और सैटेलाइट डाल दो, तो इससे इतने लोग एडवांटेज लेंगे, तो पूरी ग्लोब कवर हो जाती है। 3 सैटेलाइट, 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मिलके पूरी अर्थ के किसी भी हिस्से में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मिलके पूरी ग्लोब पर कहीं पर भी कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। ओके, Yes, sir. चलो, बहुत इतना ज्ञान। तो मेरे हिसाब से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, पार्किंग ऑर्बिट बहुत अच्छे से समझ में आ गई, 6 आ रही अर्थ की सरफेस से 6 आ रही ऊपर, 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बोलो, और ये समझ में आ गया वेस्ट टू ईस्ट घूमता है और इक्वेटोरियल प्लेन में। हमेशा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में आगे जा सकते हैं। तो वो सारी कंट्री जो इक्वेटोरियल प्लेन में, उनका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो सकता है, बाकी का नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी कंट्री के साथ वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाए। ओके सर, अब आ जाओ बच्चों, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ, बोलो केपलर्स लॉ क्या होता है? तो 3 लॉ है। फर्स्ट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट लॉ है। इसके लॉ के नंबर भी याद रखना बच्चों। एक बार बेवकूफ बना दिया, सेकंड लॉ लिख दिया, सेकंड लॉ जिस बच्चे को नहीं पता बर्बाद हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसमें ये बोला गया, देखो सन के चारों तरफ सारे प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और सन उसकी एक फोकस में होता है। सन के चारों तरफ सारे प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और सन उसकी एक फोकस में होता है, उस इलिप्स की एक फोकस में होता है। ओके सर, तो बस यही है। तो जितने भी प्लेनेट है, मार्स, अर्थ, वीनस, सैटर्न, सब सन के चारों तरफ घूम रहे हैं और इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। बच्चों, सन के चारों तरफ सारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सारे सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और सन, तो मैं बोल दूं सन के चारों तरफ घूम रहे, तो मैं बोल दूं इन पर लगने वाला फोर्स हमेशा सन से पास होगा। जितने भी प्लेनेट है उन सब पे जो फोर्स लगेगा वो सन के सेंटर से पास होगा। मैं बोल दूं सारे प्लेनेट पे फोर्स सन की तरफ होगा, और मैं बोल दूं सन की तरफ होगा, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। यस, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज सेंट्रल फोर्स। और अगर वो सेंटर से पास होगा तो मैं बोल दूं इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0, ये आप बाद में पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट, तो मैं बोल दूं चारों तरफ सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे, ध्यान रखना। ओके, और ये रख लो बच्चों, इसके चारों तरफ जब घूमते तो टॉर्क 0 होता है। ये रख लो, टॉर्क 0 होता है, और टॉर्क 0 होता है तो मैं बोल दूं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। रोटेशन में सीखेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है।
ध्यान रखना, जितने भी सैटेलाइट घूमते, जितने भी प्लेनेट सन के अराउंड घूमते हैं, उन सब का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। पूरी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलता। खूब क्वेश्चन पूछते हैं, बोलो। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, बोलो बच्चों। हेलो, Yes, हाँ, अच्छा बताओ, अच्छा सुनो, ये हो गया सेकंड लॉ था बच्चों, बोलो सेकंड लॉ क्या है? तो लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। अब सुनो बच्चों, लॉ ऑफ एरिया क्या होता है? तो इसमें बोला गया कि सन के चारों तरफ जो प्लेनेट घूमते हैं वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करते हैं। सन के चारों तरफ, सन के चारों तरफ प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। सर ये क्या होती है एरियल वेलोसिटी? कक्षीय क्षेत्रीय वेग डीए बाई डीटी कांस्टेंट होता है। डीए बाई डीटी कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना। सन के चारों तरफ जितने भी सैटेलाइट प्लेनेट घूमते हैं उन सब की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। सेम टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करते हैं। और इसको डिराइव किया गया, इसको जब डेरिवेशन किया, मैं डेरिवेशन ही कर रहा हूं, इतना टाइम नहीं है, और मैं बोलूं इसका जब डेरिवेशन किया गया तो ये आया बच्चों डी बाई डी टी बराबर कांस्टेंट। सुना, तो लॉ ऑफ एरिया क्या होता है? डी बाई डी टी बराबर कांस्टेंट। और ये आया एल अपॉन 2 एल, वेयर एल इज एंगुलर मोमेंटम। एल एंगुलर मोमेंटम है बराबर कांस्टेंट। सर क्यों कांस्टेंट? क्योंकि याद है एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलता। तो सन के चारों तरफ जितने भी प्लेनेट घूमते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, उनका कोणीय संवेग कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, कहीं से बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। और मैं बोल दूं जो भी सन फोर्स लगा रहा है वो खुद की एक्सिस से पास हो रहा है। और मैं बोल दूं जो भी फोर्स एक्सिस से पास होता है उसका टॉर्क जीरो होता है। जितने भी फोर्स एक्सिस से पास होते हैं सन की, उनका टॉर्क जीरो होता है। तो बोल दूं टॉर्क जीरो है, तो टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो एरियल वेलोसिटी, सर ये एरियल वेलोसिटी समझ में नहीं आई, बताता हूं। एरियल वेलोसिटी समझ में नहीं, बताता हूं। ये देखो, एक प्लेनेट ए से बी तक गया और उसने ए एरिया ट्रेवल करा, और यहां से यहां तक जो टाइम लगा बच्चों, यहां से यहां तक जो टाइम लगा उसको मैंने बोल दिया टी बर, टी नोट बोल दिया, चलो टी नोट। और फिर यहां से यहां गया है ना, यहां से सी से डी, यो। तो यहां से यहां जाने में टी नोट टाइम लगा और सी से डी, और मान लो ये एरिया भी ए है, सेम एरिया ए, तो यहां पे एरिया चला ए। तो एरिया कौन सा रहता है बच्चों? जिन दो पॉइंट के बीच में घूम रहा उन दोनों को सेंटर सन से मिला दो। जहां से प्लेनेट जहां से स्टार्ट हुआ और जहां तक गया उन दोनों को सन से मिला दो। तो ये जो एरिया चला इसको बोलते हैं एरिया। एरिया स्वेप्ट बाय द प्लेनेट। तो प्लेनेट के घूमने से कितना एरिया स्वेप्ट होता है, कितना एरिया वो कवर करता है। तो मैं बोलूं दिस एरिया इज कवर्ड बाय द प्लेनेट। अच्छा ये भी है, तो बताओ यहां से सी से डी जाने में टाइम बताओ। तो टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम सी टू डी, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम सी टू डी, बोलो टी सी टू डी इज इक्वल टू व्हाट? ए टी नॉट, बी 2 टी नॉट, सी टी नॉट बाय 2, या डी कांट से बोलो। यहां से जाने में टी नोट टाइम लगा, तो यहां से जाने में कितना लगेगा? सी से डी तक टी नोट। कैसे पता पड़ा टी नोट? कैसे पता पड़ा टी नोट? क्योंकि मैं बोलता हूं एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ए एरिया टी टाइम में चलता है, कैसे पता पड़ा मैं बता देता हूं, डी बाई डी टी बराबर कांस्टेंट, ए बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या? सेम टाइम में सेम एरिया चलता है। इसका मतलब है सेम टाइम में सेम एरिया ट्रेवल, सेम टाइम में सेम एरिया। तो मैं बोलूं टी नोट टाइम में ए एरिया चला, तो यहां पे भी टी नोट टाइम में एरिया चलेगा। अच्छा बताओ इसको 2a कर दूं तो, अगर ये एरिया 2a होता तो सी से डी जाने में 2a एरिया चल गया मान लो। बोलो अब बोलो, ये 2a कर दूं, अब बताओ क्या आंसर आता है इसका? हाँ 2 टी नोट। अब मैं बोलता हूं आंसर 2 टी नोट होता। क्यों? क्योंकि सेम टाइम में सेम एरिया चलता, तो आंसर 2 टी नोट होता। एरिया डबल चलना है तो टाइम भी डबल लगेगा, बोलो। तो सेकंड एरिया में, सेकंड लॉ में, लॉ ऑफ एरिया में याद है एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जितना ज्यादा एरिया चलेगा उतना ज्यादा टाइम लेगा। और मैं बोलूं सेम टाइम में सेम एरिया चलेगा। तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन बहुत है इसमें, करो ये नोट करो, फिर और लिख रहा हूं, इसको नोट करो बच्चा, फोटो क्लिक करो। अब देखो इस सेकंड लॉ से और क्वेश्चन कैसे आते हैं, सेकंड लॉ में और क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो। एग्जांपल ये देखो, ये सन है बच्चों, तो वो ऐसे पूछेंगे
हाँ बोलो, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी प्लेनेट की? ए सन के चारों तरफ प्लेनेट घूम रहा है, प्लेनेट की मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी? ए प्लेनेट की मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी? मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी? मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी? कहाँ होगी? होगी कहाँ होगी? बोलो, ए लिया ए पर, बी लिया बी पर, सी लिया सी पर और डी लिया डी पर। बोलो कहाँ होगी मैक्सिमम स्पीड? कहाँ होगी? अब अच्छा बताओ कैसे सोचूं? तो मैं तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है बच्चों। अरे मैं बोल रहा हूं बच्चा, अरे हाँ रुको, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है बच्चों, एरियल वेलोसिटी। इधर देखो एरियल वेलोसिटी, तो मैं बोल दूं सेम एरिया चलना है, सेम टाइम में सेम एरिया चल रहा है, तो मैं बोल दूं यहाँ पे दूर है, यहाँ दूर है, तो मैं बोल दूं थोड़ा सा चलेगा तो एरिया बहुत जबरदस्त आ गया। सुनना, मैं बोल दूं थोड़ा सा चलेगा तो एरिया बहुत जबरदस्त आ गया। जब पार्टिकल ए पे है, प्लेनेट ए पर है, तो मैं बोल दूं ए पर थोड़ा सा चलेगा तो एरिया बड़ा जबरदस्त आ गया। बोलो, तो बोल दो यहाँ पे थोड़ा सा चलने पर, थोड़ा सा ट्रेवल करने पर एरिया बहुत जबरदस्त आ गया। और बोल दो जब वो सी पे होगा तो वही एरिया, यहाँ पे अगर टी और टाइम में चला ए से ए डैश, तो बोल दो सी से सी डैश, इधर देखो यहाँ पे भी उसी टाइम में सेम एरिया चलना है, तो बोल दो यहाँ पे स्पीड ज्यादा चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस कम है। ये डिस्टेंस कम है तो स्पीड ज्यादा चाहिए, तो बोल दो यहाँ से सी से लेके सी डैश में यहाँ स्पीड जबरदस्त चाहिए। मैं बोल दो अगर ये एरिया ए है तो यहाँ पे ए एरिया करने के लिए ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि जितना प्लेनेट करीब होगा उतनी डिस्टेंस करीब हो जाएगी, तो एरिया सेम रखने के लिए स्पीड अप होना पड़ता है उसको। अगर वो स्पीड अप नहीं होगा, यहाँ पे भी इतना ही चला दोगे, ले कई बच्चे बोलते नहीं सर उतना ही चलाओ, स्पीड कांस्टेंट होती है, ले स्पीड कांस्टेंट कर। सन के चारों तरफ अगर प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में कांस्टेंट स्पीड से घूमेंगे, तो बोल दो यहाँ पे भी अगर उतना ही चलाओगे, जितना वहां चला उतना यहाँ चलाओगे, तो देखो इतना सा एरिया आएगा। क्या ये अगर ये सेम है दोनों का, ये आर्क सेम है, तो क्या ये एरिया सेम आएगा? ये एरिया और वो एरिया सेम होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर दोनों की आर्क सेम है, दोनों की चाप सेम है, तो बोल दो ये एरिया तो बहुत छोटा हो गया फिर तो, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है। बोलो बच्चों, तो मैं बोल दूं अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रखना चाहते हो, सेकंड लॉ को फॉलो करना चाहते हो, तो मैं बोल दूं करीब आने पर बहुत ज्यादा चलेगा, बहुत ज्यादा तेज चलेगा। बोलो बोलो बच्चों, तो बोल दूं यहां से सी से सी डैश बहुत ज्यादा स्पीड होगी, तो बोल दूं जितना प्लेनेट सन के करीब आता है उतना ज्यादा स्पीड से चलता है, तब जाके एरिया इक्वल ट्रेवल करता है। बोलो, जितनी डिस्टेंस कम होगी उतनी स्पीड अप होगा। खत्म? चलो, तो मैं बोल दूं मैक्सिमम स्पीड सी पर होगी, मैक्सिमम स्पीड सी पर होगी। क्यों होगी सी पर बच्चों? क्योंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, तो एक्सप्लेनेशन था। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा ओरिजिनल फॉर्म में लिख देता हूं, तो बोल दूं सी पर सबसे ज्यादा तेज होगा, सी पॉइंट पर सबसे ज्यादा तेज होगा, क्योंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है। बोलो, तो बोल दूं सी पर मैक्सिमम स्पीड होगी। क्यों? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए सी पर स्पीड भयंकर होगी, स्पीड तेज होगी। मैं बोल दूं तभी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तभी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी सी पर, तभी डीए बाई डी टी कांस्टेंट आएगा। बोलो डीए बाई डी टी कांस्टेंट होगा। अरे बोलो बच्चों, अच्छा बताओ, स्पीड अगर सी पर मैक्सिमम होगी, अगर वो पूछ लेता काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो बोल दूं काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए भी मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी भी सी पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब स्पीड मैक्सिमम होगी तो प्लेनेट का मास तो फिक्स है, तो बोल दूं काइनेटिक एनर्जी भी सी पे मैक्सिमम होगी। एट सी। और बताओ मिनिमम क्या होगी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम? बोल दो 8a। अरे बोलो जितना प्लेनेट दूर होगा उतना कम स्पीड से चलेगा तो सेम एरिया ट्रेवल करेगा। बोलो, अच्छा तो इधर देखो एंगुलर मोमेंटम बताओ, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बताओ कहां ज्यादा होगा? एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग सी पे या ए पे? बोलो सी पे या ए पे, कहां ज्यादा होगा? बोलो यहां ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होगा, या
दोनों जगह इक्वल होगा। equal, हाँ इक्वल, याद है मैंने अभी बताया था एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, मैंने बताया था। इसी से तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट आई थी, याद करो एरियल वेलोसिटी L/2m होती है, तो ये L कांस्टेंट होता है क्योंकि टॉर्क जीरो होता है एक्सटर्नल, तो ध्यान रखना टॉर्क एक्सटर्नल जीरो होता है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम सेम होता है। तो पूरे प्लेनेट कहीं पे भी घूम जाए सन के चारों तरफ कहीं पे भी हो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अरे बोलो बच्चों, अपने आप V और R एडजस्ट करती है एक दूसरे के साथ, जितनी R कम होगी उतना V बढ़ जाएगा, तो MVR कांस्टेंट आएगा, जितना R कम होगा V बढ़ता जाता है। ओके, अरे सुना होगा ना एंगुलर मोमेंटम MVR से लेते हैं, सुना है एंगुलर मोमेंटम MVR या R क्रॉस P, सुना है क्या R क्रॉस P? हेलो 11th क्लास, R क्रॉस P सुना है क्या? yes sir, तो मैं बोलूं ये MVR हो जाता है सोल्व करने पे, जहां पर ये V परपेंडिकुलर टू R होता है, जहां पर ये जो V होता है ये R के परपेंडिकुलर लोगे तो sin 90 हो जाएगा। और तू तो याद कर ले, R का परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लेते हैं, R की रेडियस की रेडियल जो रेडियल डायरेक्शन है उसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी लो, ताकि sin 90 हो जाएगा, R और P के बीच में एंगल 90 हो जाएगा। तो वेलोसिटी और R परपेंडिकुलर लेते हैं एक दूसरे के। ओके, हेलो, बाकी डिटेल नॉलेज आप रोटेशनल मोशन में पढ़ोगे। सब समझ में आ गया, चला जाओ। अच्छा मोमेंटम पूछता तो, ये तो एंगुलर मोमेंटम था, मोमेंटम बताओ, मोमेंटम, सिर्फ मोमेंटम, संवेग, बोलो मोमेंटम का क्या होगा? ए, बोलो सेम होगा ए और बी पे, बोलो मोमेंटम सेम होगा क्या? मोमेंटम ए और बी पे, या ए पे ज्यादा होगा या सी पे ज्यादा होगा? C पे ज्यादा होगा, ए और सी पे सेम होगा, ए पे ज्यादा होगा या सी पे ज्यादा होगा? बोलो C पे ज्यादा होगा, यस कांट से, तो बोलो बच्चों सी पे ज्यादा होगा। क्यों सी पे ज्यादा होगा? क्योंकि मैंने अभी तो बताया था पास आएगा तो स्पीड अप होगा, तो बोलो ए पर स्पीड कम होगी मेरे बच्चे, सी पे ज्यादा होगी, क्योंकि अगर सी पे स्पीड ज्यादा नहीं हुई, सी पे स्पीड ज्यादा नहीं हुई तो सेम एरिया कैसे ट्रेवल करेगा ये? तो सी पर बहुत तेज चलेगा तभी तो एरिया सेम होगा। देख मेरा हाथ का मोशन देखना, ये देख प्लेनेट कैसे चलते हैं, इधर देखो सब, समझ गए? एकदम देखो मेरे हाथ का मोशन देखो, जू करते हुए एकदम से स्पीड अप होंगे, फिर आप भी धीरे, फिर एकदम से स्पीड अप होंगे, फिर आप भी धीरे, फिर एकदम से स्पीड अप होंगे, फिर यहां से आप भी धीरे होते फिर एकदम से, समझ गए? तो सी पर आते ही बहुत फास्ट हो जाते हैं। बोलो हेलो, yes, तो मैं बोल दूं सी से ए से सी तक लगातार काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। बोल मेरे बच्चे, yes sir, अच्छा बता, सी ए से सी तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, सी से ए तक वापिस, ए से सी तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, फिर सी से ए तक, मैं बोल दूं उसी फैशन में घटेगी, जिस फैशन में बढ़ी उसी फैशन में घटेगी। बोलो yes sir, बोल मेरे बच्चे, yes sir, हाँ अब सुनना, एनसीईआरटी एग्जामिनर में क्वेश्चन एक देख, या पता नहीं मैंने कहा लिखा था ये, मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी प्लेनेट के चारों तरफ, सन के चारों तरफ काइनेटिक एनर्जी किसी प्लेनेट की, मैं बोल दूं डिस्टेंस के साथ या राउंड के साथ, टाइम के साथ, मैं बोल दूं टाइम के साथ पीरियोडिकली ऐसे बदलेगी। देखो मैं बोल दूं जैसे मान लो ए से आया तो ए से लेके सी तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर बोल दूं सी से वापस घट जाएगी, वही हो जाएगी। देखो ए से सी तक लगातार बढ़ेगी, फिर वापस घट के ये हो जाएगी। बोलो ये देखो ये ए पॉइंट, सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, बोलो, और ये वापस ए, हेलो, मैं बोल दूं ए से सी तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ी क्योंकि स्पीड अप हुआ, फिर बोल दूं सी से ए तक वापस घट गई। देखो हेलो, और वो तो ऐसा चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। बोलो बोल मेरे बच्चे, यस सर, तो सर समझ में आ गया। चलो अच्छा, मैं इस पे शानदार क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में वो दे रहा हूं, एक बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूं, इधर देखो बच्चों, सन के करीब वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, पेरिलियन या पेरिलियन? बोलो इस वाली पोजीशन को एक नाम होता है टेक्निकल, एपेलियन और पेरिलियन। बोलो क्या होता है? एक पोजीशन होती है एपेलियन और एक होती है पेरिलियन। बताओ कौन सी एपेलियन और कौन सी पेरिलियन है? बोलो
एग्जाम में बर्बाद कर देंगे ना नाम से ही। मैं कैसे याद रखता हूं बताता हूं। एपेहिलियन मतलब अवे, ए से अवे, तो मैं याद रखता हूं एपेहिलियन मतलब अवे वाली। तो दिस इज एपेहिलियन पोजीशन, एपेहिलियन, एंड दिस इज पेरिहिलियन। सर इसको कैसे याद रखता हूं? पी मतलब पास, तो मैं तो ये लिखता हूं ए मतलब अवे, पी मतलब पास, तो पेरिहिलियन और एपेहिलियन मेरे से गलती नहीं होती फिर। ए मतलब अवे, अवे मतलब एपेहिलियन, और पास वाली को पेरिहिलियन। ओके, ये टेक्निकल नाम है, बर्बाद कर देंगे तुम्हारे को इस नाम से। ओके सर, चलो आ जाओ। चलो अभी मैं इन नामों को यूज नहीं कर रहा, पर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर एपेहिलियन अर्थ के सेंटर से 4 आर डिस्टेंस पर है, या अर्थ से सन से, सॉरी सन से 4 आर डिस्टेंस पर है, एक प्लेनेट जब एपेहिलियन पोजीशन में उसकी डिस्टेंस 4 आर है और पेरिहिलियन पर आर है, मान लो दे दिया, तो एपेहिलियन पोजीशन 4 आर दूरी पर है और पेरिहिलियन आर दूरी पर है। चलो मैं इनके नाम के यूज नहीं कर रहा, और मैंने तुम्हारे डायरेक्ट दे दिया, चलो एपेहिलियन पेरिहिलियन हटा दिया, बस ये 4 आर और आर है। अगर यहां पर किसी प्लेनेट की स्पीड, यहां पर किसी प्लेनेट की स्पीड v0 है, तो इस जगह पर बताओ v डैश, बोलो ए v डैश बराबर v0, b v डैश बराबर 2v0, c v डैश बराबर 4v0, d v डैश बराबर v0 by 4। पहले तो बताओ स्पीड कांस्टेंट रहती है बदलती है? स्पीड कांस्टेंट रहती है बदलती है? बिल्कुल बदलती है सर, अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया। मैं बोलता हूं स्पीड बदलेगी, और मैं बोलता हूं जितना करीब आएगा उतनी ज्यादा होगी। तो मैं बोलता हूं इन दोनों में से ये बात तो तय, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी। पास वाली पेरिहिलियन पर स्पीड मैक्सिमम होती है, तो बोलता हूं यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी, तो ये 2 तो है, स्पीड ज्यादा होगी, ये 2 है। स्पीड ज्यादा होगी पेरिहिलियन पोजीशन पे, ये 2 है। बोलो बच्चों। अब कैलकुलेट कैसे करोगे? अब एग्जैक्ट कैसे निकालोगे? पूरी क्लास में कोई भी, अब इन दोनों में से कैसे निकालोगे? है उसकी डबल हो जाएगी। नहीं, डबल कैसे हो जाएगी सर? यूजिंग तुक्का तुक्की, यूजिंग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो सर। हाँ, कैसे निकालोगे? है एरिया की तो बात ही नहीं आ रही ना, यहाँ पे तो इंस्टेंटेनियस निकालनी है। पूरी क्लास में कोई भी कैसे करेगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ शानदार क्वेश्चन है, जिन लोगों ने बातें ढंग से नहीं सुनी सब बर्बाद हो गए। याद है मैंने एक बात बोली थी, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, याद करो। कोणीय संवेग कांस्टेंट रहता है पूरी ऑर्बिट में, बताया था क्या? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं ये भी बताया था। बोलो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? तो मैं कांस्टेंट चीज को पकड़ लेता हूं, मैं लिख दूं यहाँ पे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एक्सटर्नल टॉर्क 0 यहाँ पे, और एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो मैं बोलूं एल बराबर कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। बोलो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखूं? तो याद है एनवीआर, और याद है v परपेंडिकुलर कहते हैं, r के परपेंडिकुलर v, और मैं बोलूं r वैसे ही r की तरह बदल गया, वैसे भी तेरी किस्मत अच्छी है, दोनों 90 पे ही दी है। r और v के बीच में एंगल वैसे भी 90 दिया, देखो v की डायरेक्शन ऊपर है और r की इधर है, और इधर भी देखो r की डायरेक्शन इधर है और v की डायरेक्शन इधर है, तो बोलूं दोनों वैसे ही परपेंडिकुलर ही दिया है, तो बोलूं मेरी किस्मत अच्छी है, यहाँ पे सीधा एंगल परपेंडिकुलर ही दिया है, तो बोलूं मुझे वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर वाली लिखनी थी। अगर कभी तिरछा दे दे, जैसे यहाँ दे दे, कभी यहाँ पे चला दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ, तो यहाँ पे r तो इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो ध्यान में परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है, ये वाली वेलोसिटी चाहिए। ओके, चलो इतना भारी कोई पूछ नहीं रहा तुम्हारे से, ये सब मैं रोटेशन में कराऊंगा, ये सब अपन रोटेशन में देखेंगे। एंगुलर मोमेंटम को और ध्यान से रोटेशन में देखेंगे। अभी एक छोटा सा कंसेप्ट काम में लिया, क्या पूरी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है? इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार मार्क करना इस पे, इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांस है। हाँ इधर देखो, तो बोलो एमवीआर बराबर कांस्टेंट, बोलो दोनों जगह का एमवीआर रखो, तो बोलो एम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों जगह एम तो सेम आएगा। बोलो आर, तो मैं बोलूं आर में भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आर 4r हो जाएगा, और मैं बोलूं यहाँ पे आर आ जाएगा। वी कितना लिखोगी? मैं बोलूं वहां पे वी में भी दिक्कत नहीं है, वहां वी नोट, क्योंकि याद है 4r के परपेंडिकुलर ही है वी। अरे बोलो बच्चों, मैं बोलता हूं बच्चों वहां पर वेलोसिटी 4r के परपेंडिकुलर ही है, देखो सर वो तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी v डैश लिख दो, बिल्कुल ओके। तो क्या मैं बोलता हूँ बच्चों, वहां का mvr m इंटू 4r इंटू v नोट है, और यहाँ का mvr m इंटू r इंटू v डैश है। क्या मैं बोलता हूँ r 1/4 हो गया तो वेलोसिटी 4 गुना हो जाएगी। बच्चों r 1/4 हो गया तो वेलोसिटी 4 गुना हो जाएगी। तो मैं बोल दूं प्लेनेट जितना ज्यादा करीब आएगा उतनी स्पीड बढ़ेगी, और मैं बोल दूं 4 टाइम्स हो गई। कितने लोगों के समझ में आ गया mvr बराबर करने से 4 टाइम्स आ गया? कितने लोगों के समझ में आ गया mvr इक्वल करे?
हाथ खड़े करो। बहुत है बच्चों, बहुत है। तो MVR इक्वल कर दिया, तो बोल दो ये केपलर सेकंड लो ऑफ ऑर्बिट हो गया। और लो ऑफ ऑर्बिट में बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन देख लिया अपन ने। चलो करो, नोट करो। जल्दी नोट कर। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, टॉर्क जीरो होता है। एक कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, टॉर्क जीरो होता है पूरी ऑर्बिट में। पास आने पर स्पीड बढ़ती है, पेरिहिलियन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होती है। कैसे निकालते हैं? MVR बराबर करके। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, सेम टाइम में सेम एरिया चलता है। ओके सर, सब समझ में आ गया? आगे चलो। थर्ड लो, उसको बोलते हैं लो पीरियड। थर्ड लो को बोलते हैं लो पीरियड। इधर देखो, थर्ड लो। थर्ड लो मैंने पढ़ा दिया बच्चों आपको। सर कब पढ़ाया बताता हूं। थर्ड लो इसको बोलते हैं बच्चों लो पीरियड। थर्ड लो मैंने पढ़ा दिया। इसमें सन के चारों तरफ अपन ने लगभग सर्कुलर ऑर्बिट मान के काम किया है। और वैसे इलिप्टिकल होगे तो मीन रेडियस ले लेते हैं। इलिप्स में कभी रेडियस बढ़ती है कभी घटती है, तो अपन मीन ले लेते हैं, वो छोड़ो। तो मैं बोल दूं यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है राउंड कंप्लीट करने में, वो r की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। याद है? पढ़ा दिया भी मैंने। जब मैंने सैटेलाइट पढ़ाया था उसमें ही करा दिया ये। तो मैं बोल दूं सन के चारों तरफ अर्थ एक नेचुरल सैटेलाइट ही तो है। सारे प्लेनेट सन के चारों तरफ सैटेलाइट ही तो है बच्चों। बस वो नेचुरल सैटेलाइट है, भगवान ने डाल दिए। हमारी अर्थ, सैटर्न वगैरह सबको सन के चारों तरफ चक्कर भगवान ने कटवा दिया। हमारी अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट हम खुद दागते हैं। एक है मून जो अपना नेचुरल सैटेलाइट है। ओके हाँ, तो ये यही टाइम पीरियड होता है। तो मैं बोल दूं इसको ज्यादातर किताबों में भी लिखा होता है r क्यूब के, और ये मैं पढ़ा चुका हूं। याद है? जितनी दूर ऑर्बिट होगी, जितनी दूर से प्लेनेट जितना दूर सन से दूर होगा उतना टाइम पीरियड ज्यादा लेगा। अपनी अर्थ कौन से नंबर पे आती है बताओ सन से? हाँ, थर्ड पे। मार्स, वीनस और फिर अर्थ। माय वेरी इफिशिएंट मदर। याद है वो याद करने का तरीका? अरे बोलो बच्चों। तो अर्थ थर्ड नंबर पे आती है। तो हमारी अर्थ का टाइम पीरियड बोलो, हमारी अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? टी अर्थ। मैं बोल दूं अर्थ का सन के चारों तरफ घूमने का टाइम पीरियड 360। बोलो कितना? 4 या 5? 365 डेज बोलो। और 1/4 क्यों? क्योंकि याद है लीप ईयर। हेलो यस हाँ, तो मैं बोल दूं 365 डे इंटू 1/4, 360 दिन पूरे, 365 डेज पूरे, और एक 1/4 डे लगता है। बोलो बच्चों, इतने टाइम में राउंड कंप्लीट कर लेती है। तो ये सारी बातें समझ में आ गई, लो ऑफ ऑर्बिट और वगैरह सब। इसमें न्यूमेरिकल कर लोगे? इसमें न्यूमेरिकल कर लोगे? जितना प्लेनेट दूर उतना टाइम पीरियड ज्यादा लगता है। कर लोगे क्या? यस सर। पक्का? सर चलो इधर देखो। दो प्लेनेट की रेडियस का रेशो 1:9 है, तो उनके टाइम पीरियड का रेशो बताओ। T1:T2 बोलो। उनकी रेडियस का रेशो 1:9 है, तो उनके टाइम पीरियड का रेशो बताओ। A 9:1, B 1:27, C 27:1 या D 1:3? बोलो पहले बताओ लॉजिक से, कौन ज्यादा टाइम में राउंड कंप्लीट करेगा? T2 क्योंकि दूर है। T2 जितना R ज्यादा होता है उतना टाइम ज्यादा लगता है। इसका R ज्यादा तो बोल टाइम भी ये ज्यादा आएगा, और ये वाला ज्यादा आएगा, तो बोल ये 2 गए। बोल मेरे बच्चे, सब पहले दिमाग लगा। तो बोल 2 टाइम गए। हेलो अब बता दोनों में से कौन सा होगा? अब दोनों में से कौन सा होगा? अब मैं बोल दूं सुनो, इधर देख, मैं बोल दूं इनका रेशो लूंगा, टी का रेशो लूंगा, तो T2/T1 इज इक्वल टू 9R/R की पावर 3/2। और याद है मैंने कहा था पावर 2 बन जाएगी, तो अंदर 3 की पावर 2, और मैं बोल दूं पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ जाएगा 27। बोलो तो T2/T1 बराबर 27:1, या T1/T2 पूछा तुम्हारे से तो 1:27। खत्म बच्चों, बहुत आसान है, कर लोगे? चलो कर लोगे क्या बच्चों?